ये वो दौर था जब इलाहाबाद पहुंचने वाले मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत से तांगे वाले रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते थे और उन्हीं में से एक था फिरोज तांगा वाला। खुलदाबाद के इसी चकिया इलाके में रहा करता था फिरोज। उसी फिरोज के घर 1962 में पहला बेटा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अतीक अहमद। गरीब फिरोज चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर घर की गरीबी दूर करे। इसी उम्मीद में वो उसे स्कूल में डाल देता है, मगर बचपन से ही अतीक को पढ़ाई लिखाई से बैर था। किसी तरह खींचतान कर वो 10वीं तक तो पहुंच गया, मगर 10वीं के बोर्ड के इम्तिहान में फेल हो गया। फेल होते ही स्कूल का रास्ता छूटा, हाथों से किताबों का बस्ता छूटा और कदम जुर्म के राह पर चल पड़ा। अब चकिया के आवारा लड़कों की एक टोली बनी। टोली का लीडर बना अतीक। टोली ने शुरुआत में रेलवे से कोयला और रेलवे का कबाड़ चुराने से अपने धंधे की शुरुआत की। चोरी रास आ गई, फिर छीना झपटी शुरू हो गई। टोली के मेंबर बढ़ने लगे तो जुर्म का दायरा भी बढ़ने लगा। अगले 2 सालों में जब तक अतीक 12वीं में पहुंचता, 12 से ज्यादा मुकदमे उसके हिस्से आ चुके थे। अतीक धीरे धीरे बचपन से अब जवानी की तरफ बढ़ रहा और उसके साथ साथ जवान हो रहे उसके जुर्म के तरीके। मगर अभी वो इतना बड़ा गुंडा नहीं हुआ कि पुलिस उस पर ध्यान दे। वैसे भी तब इलाहाबाद पुलिस के पास उसके लिए वक्त था ही। तब इलाहाबाद पुलिस अतीक से नहीं किसी और गुंडे से परेशान थी। 80 के दशक का इलाहाबाद का सबसे बड़ा गुंडा, वो गुंडा जिसके मोहल्ले में भी घुसने से पुलिस कांप जाया करती थी। नाम था शौक इलाही उर्फ चांद बाबा। पूरा इलाहाबाद कांपता था इस चांद बाबा से। खौफ इतना कि उसे देखकर पुलिस वाले भी अपना रास्ता बदल लेते। कट्टा, तमंचा, चाकू, छुरी से नहीं, वो अपने दुश्मनों को बम से मारता। बहुत बड़ा बमबाज। इलाहाबाद में न उस जैसा बमबाज उससे पहले कभी हुआ ना आगे। खुद ही बम बनाता और खुद ही बम फेंकता। एक बार तो अपने एक गुर्गे को छुड़ाने के लिए उसने सीधे थाने पर ही धावा बोल दिया। थाने पर बम बरसाते हुए अपने साथी को ले गया। चांद बाबा के मुसली इलाके में बहुत दहशत थी। वह रंगदारी, गुंडागिरी, घरों के दरवाजे तोड़ के पैसे लेने में और बम मार देने में, बम चलाने में चांद बाबा बहुत माहिर थे। वह चलती सड़क पे बम मार देते थे, घरों के दरवाजे पे, गाड़ियों पे। इससे दहशत थी, लोग जल्दी घरों से नहीं निकलते थे। अगर यह सुन जाते थे कि चांद बाबा आने वाले या इस गली से गुजर गए हैं, तो लोग मुस्लिम इलाकों में कतई घरों से नहीं निकलते थे। कोतवाली इलाका इनका घर था, चांद बाबा का। जबकि पुलिस रहती थी, प्रशासन सब कुछ, लेकिन कहीं किसी का कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। चांद बाबा के चेहरे पे कोई कानून को तो वो कुछ भी नहीं समझता था। अपने ढंग से गुंडाई करना, जहाँ जिस दुकान को चाहता था लूटता था, वहाँ बम बरसाता था। उसको कोई रोकने वाला नहीं था। और यहाँ तक कि वो तो जेल भी गए नहीं कभी इधर चांद बाबा। ठीक उसी वक्त, उसी दौर में चांद बाबा की जगह लेने के लिए एक और आतंक यानी अतीक अपनी जमीन तलाश रहा है। अतीक को यह मौका भी जल्द ही मिल गया। हुआ यूं कि गैंगवार में एक कत्ल हो गया और पहली बार अतीक 302 के घेरे में आ गया। मामूली गुंडई, चोरी, छीना झपटी तक तो बात ठीक, मगर 302 में कैसे बचे? बस यही सोचकर अतीक ने एक फैसला किया। चांद बाबा की पुलिस या चांदनी से वो वाकिफ था। चांद बाबा ही उसे पुलिस से बचा सकता था। लिहाजा अतीक सीधे शहर के सबसे बड़े गुंडे के पास जा पहुंचा। बट्टा समझकर चांद ने भी अतीक के सर पर हाथ रख दिया। अब इलाहाबाद के सबसे बड़े गुंडे का हाथ अतीक के सर पर वो बेलगाम हो गया। 2 गुंडों के मिलन का ये वही दौर था जब शहर भी करवट ले रहा था। इलाहाबाद बदल रहा था। नई नई कॉलोनियां आ गई, कल कारखाने खुल गए, जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। रेलवे, कोयला, खदानों, ठेकों में गुंडों का दखल बढ़ने लगा। अब तक इन सारे ठेकों पर चांद बाबा का कब्जा था।
85 आते आते चांद बाबा अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए शहर के निगम चुनाव में कूद पड़ा। चुनाव जीत कर वो गुंडे से अब पार्षद बन बैठा। गुंडाई को अब राजनीति का चादर मिल चुका था। चांद बाबा अब पहले से भी कहीं ज्यादा खूंखार था। खादी पहनते ही खाकी भी साथ आ गई। अतीक ये सब कुछ बेहद करीब से देख रहा। चांद बाबा के इस बदलते चोले को देखकर पहली बार अतीक ने तय किया कि उसे भी गुंडाई के लिए खादी का कवच चाहिए। ये बात एक दिन चांद बाबा के कानों तक जा पहुंची। गुरु ने चेले को बुरी तरह छिड़क दिया और बस यहीं से अब अतीक और चांद बाबा के रास्ते अलग हो गए। बहुत बढ़िया। शुक्रिया बाबा। बाबा वो हम तुम कब से हकलाने लगे बेटा? बोलो क्या बात? वो बाबा आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी, तो बस वही कहना चाहते थे। बोलो। हम भी चुनाव में खड़े होना चाहते हैं बाबा, लेकिन आपकी इजाजत से जहां से आप बोले और जैसे आप बोले ठीक उसी तरह बाबा। चुनाव? बैठो 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 बैठो। चुनाव लड़ना चाहते हैं? साथ में बैठा लिए तो तुम हमारी थाली में हाथ डाल दोगे? तुम्हारा कभी हमारे सामने आए ना, बम बांध के उड़ा देंगे तुमको। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो, चलो निकलो। अब तक अतीक गुरु से गुंडई का काफी सबक सीख चुका था। उसने अब अपना गैंग खड़ा करने का फैसला किया। चकिया के लड़के तैयार बैठे थे। इत्तेफाक से वक्त और किस्मत भी अतीक के साथ थी। पुलिस चांद बाबा के आतंक से परेशान थी। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो चांद बाबा को रोक सके। अतीक और चांद बाबा की दुश्मनी की खबर पुलिस के कानों तक पहुंची। पुलिस ने चांद बाबा का सफाया करने के लिए अतीक को शह देना शुरू कर दिया। यानी पुलिस अब खुद अतीक की मदद करने लगी। पुलिस का साथ मिलते ही अतीक अब और खूंखार हो गया। उसके केस की तादाद हर बदलते दिन के साथ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब पुलिस को लगने लगा कि अतीक का चकिया गैंग चांद बाबा से भी खतरनाक हो चला है। कहते हैं इसी बीच एक नया पुलिस अफसर इलाहाबाद आया। उसे अतीक के बारे में पता चला तो उसने अतीक को उठवा लिया। ये 1986 का साल था। तब यूपी में कांग्रेस की वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। पुलिस ने अतीक को उठा तो लिया मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई। सबको लगा कि पुलिस ने खामोशी से अतीक का काम तमाम कर दिया। लेकिन कहते हैं कि तब इलाहाबाद के एक सांसद ने दिल्ली फोन किया। तब दिल्ली में भी कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार थी। सांसद ने राजीव गांधी से पैरवी की और फिर दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से इलाहाबाद फोन गया और अतीक छूट गया। अब चांद बाबा के बाद अतीक के सर पर शहर के सांसद का हाथ था। राजनीति की ताकत अतीक समझ चुका है। उसने तय कर लिया कि चुनाव लड़ेगा, मगर उसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि कोई भी पार्टी उसे टिकट देने को तैयार नहीं हुई। अतीक ने फैसला किया कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेगा, चकिया के अपने गैंग के दम पर। इसके बाद 1989 में ही पहली बार उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट से पर्चा भर दिया। पर्चा भरते ही एक पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो गई। चुनाव में अतीक के सामने कोई और नहीं, उसका पुराना गुरु और अब सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका चांद बाबा खड़ा था। यानी चुनाव शहर के दो गुंडों के बीच होने जा रहा था। गैंगवॉर के अंदेशे के बीच भारी सुरक्षा में चुनाव पूरा हुआ। अब बस वोटों की गिनती होनी है। 2 दिन बाद नतीजा आना है। इलाहाबाद के 2 सबसे बड़े गुंडों में से एक का विधानसभा पहुंचना तय है। पर कौन, अतीक या चांद बाबा?
लेकिन वोटों का बक्सा खुलता उससे पहले ही चांद बाबा और अतीक रोशनबाग इलाके में अचानक आमने सामने आ गए। दोनों गैंग के बीच खूब गोलियां चली। अतीक बच जाता है, चांद बाबा मारा जाता है। चांद बाबा की मौत के 2 दिन बाद वोटों का पिटारा खुलता है। शहर का गुंडा अतीक भारी मतों से जीतकर अब माननीय विधायक बन चुका है। चांद बाबा चौथे नंबर पर रहा। चांद बाबा की मौत के साथ ही धीरे धीरे चांद बाबा का पूरा गैंग ही अब खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए, कुछ भाग गए और कुछ ने जान बचाने के लिए अतीक का दामन थाम लिया। और इसके साथ ही अब इलाहाबाद में अतीक के आतंक का वो दौर शुरू हुआ जिसमें उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। कहते हैं कि खुद शहर की पुलिस भी अब अतीक के साथ हो चुकी थी, क्योंकि वो गुंडा होने के साथ साथ अब विधायक भी है। अब अतीक की पहुंच लखनऊ तक है। रेलवे से लेकर कोयला, कोयला से लेकर तमाम सरकारी ठेके। इलाहाबाद का ऐसा कोई विभाग नहीं जहां अतीक की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला लिया जाता। सरकारी ठेकों के साथ साथ शहर की जमीन भी धीरे धीरे अब अतीक की तरफ खिसकने लगी। सत्ता ने ऐसी ताकत बख्शी कि जो लोग अतीक के खिलाफ मुंह भी खोलते उन्हें या तो अतीक के गुर्गे या फिर पुलिस डरा धमका कर चुप करा देती। हुंडई की जमीन पर अतीक अब बेहद तेजी से दौड़ रहा है। घर के हालात भी अब बदल चुके हैं। तांगा पीछे रह चुका। उनकी जगह अतीक के अस्तबल में महंगी महंगी गाड़ियों और खेती के लिए ट्रैक्टर ने ले ली। इलाहाबाद के झलवा इलाके में सूरजकली अपने पति बृजमोहन कुशवाहा के साथ सुकून की जिंदगी बिता रही है। उनके पास करीब 12 बीघा जमीन है। शहर का विकास हुआ तो सूरजकली की जमीन की कीमत भी बढ़कर करोड़ों में हो गई। तब सूरजकली के पति बृजमोहन कुशवाहा अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद से ट्रैक्टर किराए पर लेकर अपनी जमीन पर खेती किया करते। अतीक की लालची नजर सबसे ज्यादा जमीन पर ही रहती। कमजोर लोगों की जमीन या फिर विवादित जमीन। बृजमोहन कुशवाहा के भी 12 बीघा जमीन पर अतीक की नजर कर गई, पर बीच में बृजमोहन था, जमीन का मालिक। न वो जमीन बेचने को तैयार, न अतीक की धमकियों का उसे डर। नतीजा ये कि 1989 की एक सुबह वो घर से निकला, फिर कभी लौट कर नहीं आया। आज भी खबर नहीं कि बृजमोहन का क्या हुआ। बृजमोहन के गायब होने के बाद अतीक के निशाने पर अब उसकी पत्नी सूरजकली और उसका पूरा परिवार था। अतीक के जुल्मों का कहर अब परिवार झेल रहा है। अतीक ने कहा, मेरे आदमी जो कह रहे हैं उसको सुनिए, इसीलिए मैं बुलवा रहा हूँ। और जो है तो उन्हें तुम्हारे जैसे पति नहीं आए उसी तरीके तुमको हम जबे कट डालेंगे। अंगूठा निशान कराया, मुझको टेचर किया गया। हाँ, जालिम के जुल्मों का जोर चलता रहा और वक्त का पहिया भागता रहा। भागते वक्त के साथ अतीक अब और बड़ा और भारी हो गया। वक्त ने उसका खौफ ऐसा पैदा किया कि अतीक के सामने चुनाव में खड़ा होने से उम्मीदवार डरने लगे। न सिर्फ डरने लगे बल्कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से खुद ही लोग भागने लगे। नतीजा ये कि अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 1989 के बाद 91 और फिर 93 का भी चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार विधायक बना। तब यूपी में सपा बसपा की मिलीजुली सरकार बनी, मगर ठीक 2 जून 1995 को बसपा सुप्रीमो काशीराम ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मुलायम गुस्से में आ गए। उधर मायावती लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही। तभी कुछ बाहुबलियों ने अचानक गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। वो मायावती को डरा धमकाकर विधायकों को सपा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे। मायावती की जान खतरे में है। बड़ी मुश्किल से मायावती को गेस्ट हाउस से जिंदा बाहर निकाला गया। बाहुबलियों की उस फौज में एक नाम अतीक अहमद का भी है। मायावती ने बाद में उन पर हमला करने वाले ज्यादातर लोगों को माफ कर दिया, सिवाय अतीक।